नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूँ नेक्स्ट टीचर पे अभी। और बहुत इंपॉर्टेंट ये छोटा-सा पॉइंटेड वीडियो है वर्ल्ड हिस्ट्री का। वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने टॉपिक्स होंगे मैं छोटे-छोटे क्रिस्प वीडियोज़ के रूप में लेके आऊँगा बिकॉज़ जो हमारे टीचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको विश्व इतिहास से थोड़ा-सा डर लगता है। खासतौर से वर्ल्ड हिस्ट्री जो है डोमिनेंटली आती है पीजीटी सोशल साइंस की परीक्षा में और पीजीटी हिस्ट्री की डीएसएसबी में तो बहुत बड़ा इसका सिग्निफिकेंस है। यूपी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसको देखते हैं और क्या है ये कुछ नाम सुना होगा आप लोगों ने। विश्व इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो पहला पेज ही पलटेंगे तो नाम आएगा पुनर्जागरण का। जागरण वर्ड हम लोगों ने बहुत सुना है। जागरण मतलब जागना ना, ये क्या है पुनर्जागरण। अगर हम इसकी शब्दावलियों में जाएं तो हमें एक फ्रेंच भाषा का एक शब्द है रेनेसा, है ना, इस तरह से इसको लिखा जाता है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और इसी का आ, अगर देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ जो है वो पुनर्जागरण की ओर से निकल के आता है। पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना, है ना। जैसे जैसे आप भारत के इतिहास को भी अगर देखेंगे तो लगभग दुनिया के सभी इतिहासों की तरह भारत के इतिहास में भी आपको कई जगह कुछ कुरीतियां देखने को मिलेंगी, है ना। और क्योंकि हम अपने उस देश से संबंधित हैं तो उस कुरीतियों को खत्म होते हुए हमने अपनी आंखों के आगे देखा है। लेकिन वर्तमान समय में अगर आपसे कोई पूछा जाए कि दुनिया का सबसे विकसित या सबसे संभ्रांत या सबसे शिक्षित शैक्षिक रूप से मजबूत महाद्वीप कौन सा है तो सब लोग यूरोप बोलेंगे, है ना। तो ये बात जब यूरोप को हम देखते हैं तो यूरोप में हमें पुनर्जागरण के उस पीरियड में जाना पड़ता है। यूरोप में ये पुनर्जागरण की घटना हुई थी काल। अब देखिए हर लाइन में क्वेश्चन बनेंगे किस काल में ये घटना हुई थी। 14वीं से लेके 16वीं शताब्दी अगर देखा जाए तो ये पुनर्जागरण का इनिशिएटिव शुरू हो गया था। ये सिंगल कोई घटना नहीं थी, एक एक काल था, एक एक काल खंड था बच्चे। और 17वीं शताब्दी में इसके इफेक्ट आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे लगभग दुनिया के हर जगह कुछ कुरीतियों से कुछ समस्याओं से ग्रसित थी, कुछ रूढ़िवादिताओं से ग्रसित थी, इसी प्रकार यूरोप में भी एक ऐसा समय था जो अंधकार युग के नाम से जाना जा सकता है। 14वीं शताब्दी ये उससे पहले का जो पीरियड था वो ऐसा ही पीरियड था। वहां भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, धार्मिक समस्याएं थी, रूढ़िवादिता थी, जमींदारी प्रथा या सामंती व्यवस्था की मजबूत रूप से। सामंती व्यवस्था मतलब लगभग रिसोर्सेस के ऊपर कुछ ही खास लोगों का अधिकार और उसके बाद ज्यादातर जनता शोषित। और वहां पे ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक अंधकार क्रिएट होता है बिकॉज उसमें जो एजुकेशन होती है या जो उसमें ज्ञान होता है वो भी उस फिलॉसफी पे डिपेंड करता है जो कि फ्यूडलिज्म को या सामंतवाद को मजबूत करे। तो उस सिचुएशंस को कैसे ओवरकम करते हुए धीरे 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 यूरोप फिर से जागने लगा। यूरोप में फिर से व्यक्तिवाद डेवलप होने लगा। यूरोप में फिर से तर्कवाद डेवलप होने लगा और जो धार्मिक उन्माद कहें या उसके उससे पहले जो फिलोसफिकल परलौकिक चीजें थी उससे बदल के इहलौकिक मतलब जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है उसकी रियलिटी में चीजें जो आने लगी, उस घटना को ही पुनर्जागरण का काल बोला गया है। इसको सीधी सीधी भाषा में अगर देखा जाए तो मतलब समाज की बुराइयों को खत्म करने वाला काल। ये समाज की बुराइयों को खत्म होता देखने वाला वो काल जिसमें लोगों में इनर अवेयरनेस फिर से डेवलप हुई और फिर से एक नया समाज का उत्थान होता है। ठीक। अब आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे हो गया, वो लोग तो खुद पहले से ही ऐसे थे। जी नहीं, पहले वहां भी बहुत प्रकार की समस्याएं थी, खासतौर से सामाजिक रूप से बहुत बड़ा बिखराव था ना। वहां पहले के आप जो अब विसल ब्लोअर जिसको बोल सकते हैं या साधारण भाषा में, या पहले के जो बड़े बड़े फिलोसफर्स थे जिन्होंने समाज सुधारने की बात की, सुकरात का बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उन्हें किस तरह से उनको हतोत्साहित किया गया और किस तरह से उनका अंत होता है। इस पीरियड के लिए पुनर्जागरण की घटना के लिए क्या कुछ चीजें जिम्मेदार थी, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात जो जिम्मेदार थी वो था सामंतवाद का अंत बोलेंगे इसको। हाँ, मैं प्रॉपर वर्ड ही सुना था। जब फ्यूडलिज्म धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा तो समाज में धीरे धीरे सामान्यता डेवलप हुई, समाज में तर्कशीलता डेवलप हुई, समाज में शिक्षा के ऊपर बात की गई, उस शिक्षा के ऊपर बात की जो समानता की बात करती हो, है ना। तो सामंतवाद का बहुत तेजी से विघटन होना। दूसरा, वैश्वीकरण की ओर दुनिया का बढ़ना। आप देखेंगे ये वही पीरियड है जिस पीरियड में बहुत सारी जगह खोजी जा रही थी। आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका महाद्वीप के नीचे जो रास्ता खोजा गया था बार्थोलोमेज डियाज के द्वारा, है ना। उसने कितने रास्ते खोजे, उसी रास्ते से वास्को डी गामा भारत पहुंचे ना, कोलंबस पहुंचे अमेरिका। तो मतलब ये वो काल था जब दुनिया
यूरोप का दुनिया से ना मेल बढ़ रहा था। और इससे क्या होता है कि दूसरी जगहों का ज्ञान भी आता है, दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन भी क्रिएट होती है, दूसरी जगहों का जो विद्वानों का आना जाना होता है। इससे क्या था कि अवेयरनेस इंक्रीज हुई, नए नए ज्ञान की प्राप्तियां हुई। तो जो दकियानूसी चीजें थी वो पीछे छूटी। आप देखेंगे कि वैश्वीकरण 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी में अपने बिल्कुल चरम पे पहुंच गया। 16वीं शताब्दी आते आते आप बड़ी बड़ी इन्वेंशन देख लीजिए, इसी पीरियड में हुई है। आप मार्को पोलो का जो आना हुआ था ईस्ट में, वो इसी पीरियड में हुआ था। जो गुटनबर्ग, जो छपाई की जो टेक्नोलॉजी थी, इसी समय में इटली में पहुंची थी। अब इसमें देखो बात आती है इटली की, तो क्वेश्चन आएगा कि पुनर्जागरण की शुरुआत या ऐसे इतने बड़े इफेक्ट की शुरुआत एक्चुअली कहाँ से हुई। इतने बड़े इफेक्ट की शुरुआत इटली से हुई थी। क्वेश्चन ये आएगा इटली से हुई थी। इटली अगर देखा जाए तो उस समय पूरे यूरोप का एपिसेंटर था शिक्षा के क्षेत्र में, या उस समय का जो भी ज्ञान का केंद्र था। बिकॉज इटली में ही वेटिकन में जो पोप सर्वोच्च धर्मगुरु जो है ईसाई धर्म के, वो वहां थे। उसके बाद लगभग जो बड़े शहर थे उनमें इटली के जो शहर थे वो ज्यादा प्रसिद्ध थे, जैसे रोम शहर है। और रोम सभ्यता के जो आपको साक्ष्य मिलेंगे पूरी इटली में फैले हुए दिखते हैं, है ना। उसके बाद एक और रीजन था कि इटली से ये चीजें इतनी डेवलप क्यों हो गई, बिकॉज इटली से जो कंसेंसस ना पूरी आसानी से यूरोप में फैलाया जा सकता था। दूसरा, अब दुनिया के अगल बगल ना, जैसे कि ऑटोमन साम्राज्य हो गया, या उनमें और कस्तुतुनिया के ऊपर जो तुर्कों का कब्जा हुआ, ये हम जब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली, तो मैं सिर्फ पुनर्जागरण तक इसको सीमित रखूंगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चीजें देख लिएगा। कस्तुतुनिया के ऊपर जब तुर्की के साम्राज्य का अटैक हुआ, तो वहां से बहुत सारे विद्वान ने पलायन किया। बहुत सारे एलीट या जो इंटेलेक्चुअल क्लास था जिसको वहां डर लगा, वो वहां से निकल के कहाँ गया, इटली की ओर ही गया। भूमध्य सागर के पास था इटली की ओर गया। और वहां पे बहुत सारे अलग अलग जगहों के लोगों का जब जमावड़ा हुआ, इंटेलेक्चुअल क्लास का जमावड़ा हुआ, तो नए थॉट्स डेवलप शुरू होने हुए। और उसको जो पोप थे, पोप किसे बोलते हैं, ईसाई धर्म के जो सबसे बड़े धर्मगुरु थे, उन्होंने फिर इन थॉट्स को अपनाना शुरू किया, इन सोचों को अपनाना शुरू किया। मतलब सीधे सीधे देखा जाए कि पुनर्जागरण की जो इफेक्ट्स थे, इन्फेक्शन था, वो पोप के द्वारा समर्थित हुआ। पोप और जब धर्मगुरु के द्वारा चीज समर्थित हो तो सीधे इजीली प्रोपगेट हो जाती है। इससे दूसरा इफेक्ट क्या हुआ कि जो जो कुरीतियां थी उसके खिलाफ आवाजें मुखर होने लगी। अगर मैं एक लाइन में बोलने की कोशिश करूं कि बड़ी कुरीतियां मेन जड़ कौन थे, सामंतवादी ना। पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि एक कारण बता दो कि पुनर्जागरण की शुरुआत किस वजह से हुई, तो सामंतवादियों का जो अंत हुआ उसकी वजह से। जो सारी रूढ़िवादिताओं के जड़ थे लगभग सामंतवादी थे। अच्छा, अगर क्वेश्चन अगर आए कि पुनर्जागरण के लक्षण क्या है ना, किससे आपको पुनर्जागरण मिलेगा, तो उससे देखिएगा यहाँ परलौकिक बातें नहीं हो रही हैं, यहाँ व्यक्तिवाद की बात हो रही है बच्चे। किसकी बात हो रही है, व्यक्तिवाद ना, जिसे आप ह्यूमनिज्म बोलेंगे। मनुष्य का सम्मान या मनुष्य की इज्जत या उसको वैल्यू करना, है ना कि ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, मतलब फिलोसफिकल चीजें, उसका नहीं, रियलिस्टिक होना। ये पुनर्जागरण का सबसे बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि पुनर्जागरण में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया, व्यक्तिवाद को दिया गया, समानता को दिया गया, शिक्षा को दिया गया। शिक्षा जो आधुनिकता लाए, है ना। उसके बाद अन्य जगहों से जो ज्ञान मिल रहे थे उसको अपनाया गया, यूरोप ने अन्य जगहों के ज्ञान को अपनाया। और इसीलिए बहुत तेजी से इस पुनर्जागरण ने ही वर्तमान में जो यूरोप आपको दिखता है उसकी नींव रखी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की स्थापना होती है, बड़ी बड़ी संस्थाओं की स्थापना। तो ये पुनर्जागरण का महत्व अगर देखा जाए तो आधुनिक यूरोप की जो नींव के रूप में कार्य हुए वो इस पुनर्जागरण से हम समझ सकते हैं। अब अगली वीडियो में आएगा कि पुनर्जागरण के इफेक्ट क्या हुए, इसके कोर और थोड़े से कोर में जाएंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। करीब करीब 35 क्वेश्चन होंगे और टॉपिक हमारा डन हो जाए। कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा। बहुत छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। आपने कभी विश्व इतिहास नहीं पढ़ा हो तो भी इसको साधारण सी भाषा में हम लोग इसको पढ़ लेंगे। बहुत लंबे चौड़े या मोटे शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे, वो शब्द यूज़ करेंगे जो हमारी समझ में आ जाए और आप परीक्षा में प्रश्नों को सही कर पाए। इसके बाद हम PYQ लगाएंगे, तो PYQ देखना आपके आगे चुटकियों में खत्म होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर 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 डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।